हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे रेडियो सक्रियता। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट तथा वीडियो मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने किए थे। अगला प्रश्न, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता जो है नाभिक का गुण होता है। रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है। रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है तो परमाणु के नाभिक के परिवर्तन में भाग लेता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आता है तो आप लोग लाइक करें और जो लोग नए हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही देना। अगला प्रश्न, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक के प्रोटॉन की संख्या होती है, नाभिक में जो होती है अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। अगला सवाल है, रेडियोधर्मिता की यूनिट है। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या होता है? तो क्यूरी होता है। रेडियोधर्मी तत्व किसकी उत्सर्जन करती है? किसका उत्सर्जन करती है? रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? तो अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण की उत्सर्जन करती है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की? तो किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज किए थे? तो रदरफोर्ड ने किए थे अल्फा, बीटा और गामा की खोज। ये तीनों की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। अगला सवाल, निम्न में कौन सा रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समक्ष होता है? तो कौन सा रेडियो सक्रिय किरण जो होता है हीलियम नाभिक के समक्ष होता है? तो होता है अल्फा किरण। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसका वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है? तो सबसे अधिक गामा की होता है, उसके बाद बीटा की होता है और उसके बाद अल्फा की होता है वेधन क्षमता। तो ये हो जाएंगे गामा इसका सही जवाब। अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें कैसी होती हैं? तो हीलियम प्लस प्लस आयन होते हैं, He प्लस प्लस आयन होते हैं। अगला सवाल, अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश हैं। अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश कैसे होते हैं? 2 इकाई धन आवेश होते हैं। बीटा किरणें बनी होती है। बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से बने होते हैं। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। निम्न में किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? तो बढ़ता है बीटा किरण के उत्सर्जन से परमाणु का क्रमांक बढ़ जाता है। निम्न में किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा में ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का समरूप है। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन होता है? बीटा कण होता है। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश देती है या करती है?
तो बीटा किरणें जो होती है ऋणात्मक आवेश जो होती है प्रवाहित करती हैं। गामा किरणें किससे बनी होती है? गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग से बने होते हैं। अगला सवाल, गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा उक्त किरणें हैं। निम्न में किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा में होती है, तब बीटा में होती है और लास्ट में अल्फा में होती है। इस तरह से सबसे अधिक गामा में होती है, उसके बाद बीटा में, उसके बाद अल्फा में। तो सबसे अधिक वेधन क्षमता किस में होती है? तो गामा किरण में होती है। निम्न में किस किरण की आयन क्षमता सबसे कम होती है? तो वेधन क्षमता के विपरीत होती है आयन क्षमता। तो आयन क्षमता सबसे अधिक होती है अल्फा में, फिर बीटा में और गामा में सबसे कम होती है। तो पूछ रहा है सबसे कम आयन क्षमता किस में होती है? तो गामा किरण में आयन क्षमता सबसे कम होती है। निम्न में से किस किरण के आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो आयन क्षमता सबसे अधिक होती है अल्फा किरण की। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं क्षय होने के पश्चात किसमें बदल जाते हैं? तो सीसा में बदल जाते हैं। न्यूनतम परागमय शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम परागमय शक्ति किरण अल्फा किरण है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? तो रखा गया है पोलोनियम का। निम्न में कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? यूरेनियम रेडियोधर्मी पदार्थ है, थोरियम भी है, पोलोनियम भी है, एल्युमिनियम जो है रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अवक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रिनो का अन्वेषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन के दौरान जो होता है न्यूट्रिनो का अवशेषण करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियोधर्मी तत्व कौन सा नहीं है? तो स्टेटिन रेडियोधर्मी तत्व है, फ्रांसियम भी रेडियोधर्मी तत्व है, ट्राइटियम भी जो है रेडियोधर्मी तत्व है। तो जोकोर्नियम जो होता है, जोकोर्नियम ये जो होता है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। विघट नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो रेडियोधर्मी वस्तुओं को जो होता है पीबी में रखना चाहिए, मतलब शीशा के बने मतलब पात्र में रखना चाहिए। एक बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? एक बीटा कण के उत्सर्जन से, यहाँ समझ लीजिए, इस पर आधारित आगे और भी प्रश्न आएंगे। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान में अपरिवर्तित रहता है। परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है और परमाणु क्रमांक एक बीटा कण के मतलब उत्सर्जन से एक वृद्धि हो जाती है। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? अल्फा कण के उत्सर्जन से पूछ रहा है, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी व परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है जब अल्फा कण की उत्सर्जन होता है। बीटा कण में क्या होता था? केवल परमाणु क्रमांक एक वृद्धि होता था, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता था। अगला सवाल इसी पर आधारित है। सोडियम है 11 Na22, मतलब इसका जो है परमाणु क्रमांक 11 हो गए
और द्रव्यमान संख्या 22 हो गए। तो कहता है एक बीटा के उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा। एक बीटा के उत्सर्जन से क्या होगा, द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, मतलब 12 हो जाएंगे। जैसे ही 12 परमाणु क्रमांक हो गए तो क्या हो जाएंगे, ये Mg हो जाएंगे, मैग्नीज हो जाएंगे। अगला कह रहा है यूरेनियम है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 92 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है, 236 है। इसका अंतर कितना दिया हुआ है, यूरेनियम का 87 होने के लिए और 224 होने के लिए। ये दोनों का अंतर कितना का है, ये दोनों का अंतर जो हो गए 12 हो गए। ये दोनों का अंतर कितने हैं, 5 का अंतर है। ये दोनों का अंतर कितने का है, 5 का अंतर है। तो जैसे ही एक बीटा आएगा तो एक बीटा आएगा तो इसमें क्या करेगा, परमाणु द्रव्यमान में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक द्रव्यमान संख्या ये क्या होगा, इसका परमाणु क्रमांक एक बढ़ जाएंगे, तो ये हो गया 93। लेकिन ये 12 है, तो 12 कम करने के लिए कितना अल्फा कण चाहिए, तो अल्फा कण, एक अल्फा कण जब उत्सर्जित होता है तो 3 जो होता है उसका परमाणु क्रमांक जो होता है 4 घटता है। तो अल्फा कण 3 उत्सर्जित होंगे तभी तो ये 12 कमेंगे। 3 अल्फा कण हो गए, 3 अल्फा कण होंगे तो परमाणु क्रमांक कितने कमेंगे, एक अल्फा कण से 2 कमते हैं तो 3 हो गए, तो कितना कम जाएंगे, 6 कम जाएंगे। तो एक बीटा कण चाहिए, 6 कमेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 86 हो जाएंगे। तो एक बीटा कण तो चाहिए ना, तभी तो ये एक भर के 87 होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। यदि यूरेनियम 92 है, यूरेनियम 92 है और उसका द्रव्यमान संख्या जो है 238 है, को विघटित होके इसको जो है 91 प्लूटोनियम बनाने के लिए 234 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, एक अल्फा कण 4 कमा, और ये इसमें जब 4 कमेगा 2 कमता है, तो एक बीटा कण भी हो जाएंगे, तो 2 कमेगा तो 2 90 और एक बढ़ जाएंगे तो 92 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे इसके सही जवाब। एक अल्फा बराबर कितने होते हैं, एक अल्फा बराबर हो जाते हैं आपको 2 परमाणु क्रमांक कमते हैं और 4 द्रव्यमान संख्या कमते हैं। तो यहाँ 2 कमेगा तो 90 हो जाएंगे, यहाँ 4 कमेगा तो ये तो ठीक है। तो इसको +1 करने के लिए हमको एक बीटा तो चाहिए ना, तो एक बीटा से क्या होते हैं 1 प्लस हो जाते हैं परमाणु क्रमांक, और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है, तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। तो जैसे ही उसका जीवन काल डबल होता है तो वो क्या हो जाता है, उसका जो होता है वजन जो हो जाता है 1/4 हो जाएगा। जीवन काल डबल होने पर ये 1/4 हो जाता है। तो इसका हो जाएगा कितना, 1/4 हो रहा है, तो जीवन काल कितना हो जाएगा 140 दिन। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल हाफ लाइफ पीरियड 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी आरंभिक मात्रा कितना शेष रह जाएगा। तो अभी मैंने कितना बताया था कि ये 4 दिन बाद, तो 4 दिन मतलब 4 गुना हो गया। 4 दिन मतलब कितना हो गया, ये 4 गुना हो गया। एक दिन में आधा जीवन काल 1 दिन का है, आधा जीवन काल 1 दिन का है, तो 4 दिन मतलब 4 गुना हो गया। तो 4 गुना हो गया तो ये 100 का ये आधा हो गया। एक दिन में आधा हो रहा है तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, 4 दिन में भी ये उल्टा हो जाएंगे, ये 4 दिन का हो जाएंगे डबल, ये 8 दिन हो जाएंगे तो 1/16 हो जाएंगे। तो 100 का 16 कितना हो जाता है, 100 का 16 हो जाएंगे 50/8 मतलब 4/25/4, ये 6.25% मतलब 6.25%। ऑप्शन सी हो जाएंगे इसके सही जवाब।
एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में लगेगा समय। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 4 महीने का है, 4 महीने का है। 3/4 भाग क्षय होने में इसको कितना लगेगा? 3/4 मतलब 3/4 मतलब 1 भाग बचेगा। तो 1 भाग बचने में इसको कितना समय लगेगा? तो पहले देखिए, आधा 4 महीने में आधा आयु समाप्त होता है, तो 1/4। तो फिर 4 महीने में आधा आयु समाप्त हुआ, तो फिर अगले 4 महीने में कितना होगा? उसका आधा समाप्त हो जाएगा। आधा मतलब इसका 2 का फिर ये 2 बचेगा, 2 का आधा मतलब कितना? 1 हो जाएंगे। तो फिर अगला 4 महीना चाहिए ना इसको, तो टोटल कितना? 8 महीने हो जाएंगे। तो 8 महीने लगेंगे। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विधनाभिकता रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है? तो वो उसको कहते हैं कार्बन काल निर्धारण, C14 का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म का निर्धारण होता है। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता शब्द का सबसे पहले प्रयोग हेनरी बेकरल ने किया था। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो होती है न्यूट्रॉन की। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ओटो हान ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र जो होता है विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो संलयन से जो होता है सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। निम्न में कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा मतलब सूर्य में कौन सी ऊर्जा का स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन होगा। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। न्यूक्लिक रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। विमंदक और प्रशीतक के रूप में भारी पानी D2O का प्रयोग किया जाता है। रेडियोधार्मिकता नापी जाती है। रेडियोधार्मिकता नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया एडवर्ड टेलर द्वारा। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? रेडियोधर्मी पदार्थ में गामा उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है रेडियो सोडियम का। अल्फा, बीटा और गामा की भेदन शक्ति अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में सही है? तो सबसे अवरोही क्रम कह रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा से कम की तरफ। तो गामा की सबसे अधिक होती है, फिर बीटा की, तब अल्फा की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। रेडियोधार्मिकता की खोज किसने की थी? रेडियोधार्मिकता की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है। रेडियो सक्रियता नाभिक परमाणु के नाभिक में के परिवर्तन में भाग लेता है।